ऑनर्स हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट की क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन। हम देख रहे थे मिस्र की सभ्यता और उसके अंतर्गत फ़राओ यानी शासक के विभिन्न विभाग, उसका शासन करने का तरीका, शासन का विकेंद्रीकरण, विभिन्न विभाग और विभिन्न पदाधिकारी। उसके अंतर्गत हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं राज्य की आय के साधन। राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था, जो किसानों से उपज का 1/10 भाग से लेकर 1/20 भाग तक लिया जाता था। सार्वजनिक निर्माण कार्य हेतु फ़राओ जनता से बेगार भी लेते थे। सूडान की खानों से सोना आता था। राजा यानी फ़राओ अपनी आय में वृद्धि करने के लिए स्वयं व्यापार करता था। एशियाई प्रांतों से अन्न तथा पशुधन और लूट का माल भी प्राप्त होता था। फ़राओ को अन्य राज्यों से नजराना भी मिलता था। एक शिलालेख पर अंकित है कि एक सामंत ने अमेनहोटेप को, अमेनहोटेप एक बहुत ही शक्तिशाली फ़राओ हुआ करते थे, एक सामंत ने अमेनहोटेप को सोने चांदी के रथ, हाथी दांत और कीमती लकड़ी की मूर्तियाँ, जवाहरात, कांसे की 680 ढालें, 140 तलवारें और कीमती धातु के बने घड़े भेंट किए थे। यानी कि इस प्रकार से जो फ़राओ की आय बहुत सारे गिफ्ट से और सामंतों द्वारा दिए गए उपहारों से भी होती थी और बड़ी भारी मात्रा में होती थी। फ़राओ सामंतों के उपहार के बदले में उसके लड़के को अपने दरबार में अधिकारी नियुक्त करता था। फिर है सेना, आर्मी। प्रारंभ में मिस्र के फ़राओ के पास स्थायी सेना नहीं थी। फ़राओ का सैन्य संगठन सामंतवादी प्रथा पर आधारित था। आवश्यकता पड़ने पर फ़राओ अपने सामंतों के सैनिकों की मदद लेता था। बाद में 20वें राजवंश के समय फ़राओ ने स्थायी सेना की व्यवस्था की थी। हिक्सोस के आक्रमण का एक शुभ परिणाम यह हुआ कि मिस्र वालों ने घोड़ों और रथों का प्रयोग सीखा। हिक्सोस एक बहुत ही आक्रामक और क्रूर जाति थी जिसने मिस्र के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन उसका सकारात्मक लाभ ये हुआ कि मिस्र वाले अब घोड़े पालने लगे, घोड़ों का इस्तेमाल करने लगे, रथों का प्रयोग करने लगे, जिसके बल पर उन्होंने मिस्र के साम्राज्य का विस्तार किया। सेना के बाद अब है सारू। फ़राओ के दरबार में वृद्ध अधिकारियों की एक अलग परिषद थी। सारू यानी परिषद, जिसे सारू कहते थे। सारू राजा को परामर्श देती थी, परंतु राजा निरंकुश होने के कारण उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। फिर है प्रांतीय शासन। फ़राओ ने शासन की सुविधा की दृष्टि से राज्य को कई भागों में विभक्त कर रखा था। प्रत्येक भाग को नोम तथा उसके प्रशासक को नोमार्क कहते थे। नोमार्क की नियुक्ति फ़राओ द्वारा की जाती थी। उसका मुख्य कार्य राजा की आज्ञा का पालन करना होता था। नोमार्क का कार्य क्या होता था? राजा की आज्ञा का पालन करना। उसके द्वारा जो कानून बनाए जाते थे फ़राओ द्वारा, उनको अपने नॉम में यानी राज्य में, अपने भाग में लागू कराना।
सॉरी। फिर है परिसंघात्मक व्यवस्था। प्राचीन मिस्र में केंद्रीय सरकार राष्ट्र के समूचे प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करती थी, यानी कि एक ऐसा ढांचा बना रखा था कि उसके अलग अलग जिम्मेदार बना रखे थे। हर किसी कार्य में केंद्र सरकार का यानी फ़राओ का सीधा दखल नहीं होता था। प्रशासन की वास्तविक सत्ता जिलों यानी नोम के प्रशासकों के पास थी, जिन्हें नोमार्क कहते थे, और प्रथम अधिकारी भी कहा जाता था। ये अधिकारी जनता पर कर लगाने, कर वसूल करने और न्यायाधीश के रूप में भी काम करते थे। फ़राओ का केंद्रीय शासन मुख्यतः 3 काम करता था। प्रांतों के गवर्नरों के मार्फत नोम अधिकारियों से राजस्व वसूल करना, सेना का संगठन करना और साम्राज्य के अंतर्गत मिस्र से बाहर के प्रदेशों के गवर्नर से संपर्क करना, उन पर नियंत्रण तथा उनसे धन प्राप्त करना। यानी कि जो मिस्र के बाहर भी बहुत ऐसे प्रांत थे जहाँ पर फ़राओ गवर्नर नियुक्त करता था, उनकी जिम्मेदारी भी फ़राओ की थी। तो इस प्रकार हम इस परिसंघात्मक शासन व्यवस्था को ऐसे देख सकते हैं। सबसे छोटी जो इकाई थी नोम, उसका अधिकारी नोमार्क, फिर प्रांत, उसका अधिकारी गवर्नर, और केंद्रीय शासन फ़राओ या पूरा देश, और उसके ऊपर एक ऑर्नामेंटल जो परिषद थी जिसे सारू कहा गया है, वो भी फ़राओ से को सलाह देने के लिए थी। तो इस प्रकार से ये परिसंघात्मक व्यवस्था का ढांचा मिस्र के अंतर्गत था। फिर है न्याय व्यवस्था। फ़राओ न्याय का कार्य करता था। मुकदमा लिखित रूप में चलाया जाता था। झूठी गवाही देने वालों को मृत्युदंड की सज़ा दी जाती थी। फ़राओ मुकदमे का फैसला 3 दिन में कर देता था। अपराधी को कठोर सजाएं दी जाती थी, जैसे डंडे से पीटना, अंग भंग करना, देश निकाला और जीवित मनुष्य की मम्मी बना देना। मम्मी तो आप जानते ही हैं, मम्मी का मतलब रासायनिक लेप करके जो मृत शरीर था उनको एक बक्से में रख करके रखा जाता था। लेकिन अगर कोई भयंकर अपराध किया है तो जीवित मम्मी बना दी जाती थी। फ़राओ पैरो नामक भवन में बैठकर न्याय करता था, यानी कि जो न्यायिक भवन था उसे पैरो कहा जाता था। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। प्राचीन मिस्र के राजनीतिक चिंतन अथवा राजदर्शन के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वहाँ उस जमाने में एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जन्म हुआ था, और राज्य अपना फ़राओ के बारे में ये माना गया था, राजा अथवा फ़राओ के बारे में ये माना गया था कि वे तानाशाह नहीं वरन एक उदार शासक होगा। ये धारणा 2050 ईसा पूर्व के एक लेख से पुष्ट होती है। इस लेख को पुरातत्वविदों ने मुखर कृषक का तर्क, प्ले ऑफ द एलोजेंट पीजेंट के नाम से पुकारा गया है। इस लेख में ये अवधारणा निहित है कि राजा अपनी प्रजा के प्रति उदार होगा तथा उसके हित के लिए न्याय करेगा। राजा से निवेदन किया गया है कि वे अनाथों के लिए पिता, विधवा के लिए पति तथा निराश्रितों के लिए भाई तथा आश्रयदाता के रूप में कार्य करें। वे निष्पक्ष भाव से न्याय करें और जो लोग दंड के पात्र हैं उन्हें दंड दें। राजा से अपेक्षा की गई है कि वे समाज में हमेशा सामंजस्य और समृद्धि उत्पन्न करे, कि समाज का कोई भी सदस्य भूख, दंड अथवा प्यास से न मरने पाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व मिस्र में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कल्पना थी। हालांकि वहाँ पर अधिनायकवादी राजतंत्र था, लेकिन फ़राओ जो कि ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर राज्य करते थे,
उनके ऊपर कई सामाजिक और वैचारिक बंधन थे, जिसके कारण से वो जन कल्याण की बात करता था और उसे अपेक्षा भी की जाती थी। तो ये मिस्र के इतिहास के अंतर्गत फ़राओं के कार्य हमने देखे हैं।